हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट में एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये मुंबई यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो TY BCom में पढ़ते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में एकदम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास में हम थियरी एस्पेक्ट, थियरी कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे एकदम डिटेल में। इसके बाद की जो मेरी क्लास होगी उसके अंदर हम लोग इस चैप्टर के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। बट आज की क्लास में हम सिर्फ जो भी डिस्कस करेंगे वो थियरी एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब कि AS 13 फॉलो होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 13 फॉलो होता है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, AS क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। देखिए ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस बताता है कि किस तरह से हमें अकाउंट्स को मेंटेन करना है, किस तरह से हमें अकाउंट्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये हमें रूल्स एंड गाइडलाइंस बताता है। तो ये रूल्स एंड गाइडलाइंस कौन सेटअप करता है, ये रूल्स एंड गाइडलाइंस सेटअप करती है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICAI क्या है, एक बोर्ड है जो क्या करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। ओके, तो उसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना रहता है। तो किसी पर्टिकुलर अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, AS को फॉलो करना पड़ता है। तो AS क्या करता है, AS हमें कुछ गाइडलाइंस बताता है, कुछ रूल्स बताता है और उसी रूल्स एंड गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू AS 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है। देखिए छोरा, assets held by an enterprises or an individual for the purpose of getting return by way of dividends, interest and rentals for capital appreciation or for the other benefits। AS 13 के अकॉर्डिंग व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। जब कोई एंटरप्राइजेस, कोई बिजनेस फर्म, कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन, ठीक है, कहीं पे क्या करता है, कुछ पैसे लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, राइट, कुछ पैसे लगाता है या फिर इन्वेस्टमेंट करता है। वो क्यों करता है, जिससे कि उसको सामने से, ठीक है, वहां से एक रेगुलर मैनर में कुछ फिक्स्ड इनकम आती रहे, फिक्स्ड इनकम या फिर वेरिएबल इनकम आती रहे। तो वो इनकम कौन से फॉर्म में हो सकती है, वो इनकम हो सकती है कि वो डिविडेंड हो, वो इंटरेस्ट हो या फिर रेंटल हो। ओके, या फिर आपने जहां पे अपना पैसा लगाया है, आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, हो सकता है आपका अमाउंट क्या हो, बढ़ता जाए। आपका अमाउंट में जो आप जितना आपने अमाउंट वहां पे लगाया, इन्वेस्ट किया है, उसका एप्रिसिएशन होता जाए, आपकी अमाउंट इंक्रीज होती जाए। सपोज आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया है, वो धीरे धीरे बाद में 110 हो गया, 1,10,000 हो गया, 1,20,000 हो गया। मतलब कि आपके इन्वेस्टमेंट में क्या हो रहा है, बोलो, एप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो AS 13 ने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या बताया, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। AS 13 इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बताया है कि ऐसे जगह पर एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कंपनी या फिर कोई एंटरप्राइजेस जो इन्वेस्टमेंट करती है, क्यों करती है, जिससे कि सामने से उसको रेगुलर मैनर में रिटर्न्स मिलता रहे, कुछ इनकम आती रहे, जितना उसने इन्वेस्ट किया है उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ आता रहे। ओके, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, बोलो माय डियर, इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स अर्न करने के लिए। सिंपल मीनिंग में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा, देखिए छोरा, इन्वेस्टमेंट मींस अक्वायरिंग, परचेसिंग ऑफ एसेट्स फॉर द रिटर्न। अगर कोई बिजनेस फर्म, कोई कंपनी या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन कोई एसेट्स परचेस करता है, एसेट्स खरीदता है, तो वो क्यों खरीदता है, जिससे कि उसको कुछ उस एसेट्स को खरीदने से बाद में उसको रेगुलर मैनर में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता रहे माय डियर। ओके, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, बोलो, एसेट्स परचेस करते हैं। तो एसेट्स परचेस करने के बाद, ठीक है, हमें रेगुलर मैनर में कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलते रहे, इसीलिए लोग क्या करते हैं, बोलो, इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट एक कंपनी कर सकती है, फर्म कर सकती है या फिर कोई एक इंडिविजुअल पर्सन भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। चलिए आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहला होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के दो प्रकार है, 2 टाइप्स हैं। पहला है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट।
अब ये दोनों इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स हैं जिसे आपको याद रखना है। अगर ये की पॉइंट्स आपको अच्छे से रिमेंबर और याद रहेंगे तो जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस टॉपिक इस चैप्टर के ऊपर आपको वो चैप्टर्स काफी इजी वे में आपको फटाफट समझ में आने लग जाएंगे, क्योंकि किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको उस चैप्टर का बोलते हैं ना थियरी कॉन्सेप्ट, उसका बेस, उसका रूट अगर आपका मजबूत रहेगा तो किसी भी चैप्टर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेन जो उसका रूट होता है, बेस होता है, वो क्या होता है, उस चैप्टर का थियरी होता है। तो अगर आपका थियरी मजबूत रहेगा, थियरी स्ट्रांग रहेगा, तो आप उसी के बेस पर, उसी के नॉलेज के बेस पर आप किसी भी चैप्टर के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो माय डियर। ओके, तो आइए इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट की टर्म्स, की टर्मिनोलॉजी के बारे में हम वन बाय वन एकदम डिटेल में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए सो देखते हैं व्हाट इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का जो पहला टाइप है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इट इज इन्वेस्टमेंट readily realizable and it is intended to be held for not more than 1 year from the date of investment। ब्रैकेट में क्या लिखा है, लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मैंने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, मैंने मतलब इंडिविजुअल पर्सन या फिर कोई कंपनी ने ऐसा इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, जिसको उसने क्या कर दिया, विद इन 1 ईयर सेल कर दिया। उसका यह इंटेंशन नहीं था कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को लंबे समय तक रखूंगा, ओके, मोर देन 1 ईयर तक रखूंगा, 2 साल 4 साल 5 साल रखूंगा। उसका इंटेंशन, उसका क्या सोच था कि मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है बट विद इन 1 ईयर मुझे इसको विड्रॉ कर लेना है, इसको सेल कर देना है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप कहीं तो करते हो बट उसको आप क्या करते हो, विद इन 1 ईयर उसको आप सेल कर देते हो, लेस देन 1 ईयर में सेल कर देते हो। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स विच इज नॉट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसका अपोजिट बोल दिया कि ऐसा इन्वेस्टमेंट जो शॉर्ट टर्म नहीं होता तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कहीं तो मैंने अपना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया, बट उसको मैंने विड्रॉ या फिर सेल कब किया, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद सेल किया, पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, और वहां से मुझे क्या आ रही है, बोलो, एक फिक्स्ड इनकम आ रही है। ओके, तो मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया वो मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था। ओके, मैंने उसको विद इन 1 ईयर सेल नहीं किया, सेल किया रहूंगा बट कभी आफ्टर 1 ईयर, 4 साल 5 साल 10 साल में कभी तो मैंने सेल किया रहेगा। तो वैसे इन्वेस्टमेंट को मैं क्या बोलूंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला की कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मीन्स ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड टू परचेज द इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट खरीद रहा हूं, कोई इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहा हूं, तो उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने के लिए मेरे पॉकेट से जो टोटल खर्चा हुआ, जो टोटल अमाउंट मेरे पॉकेट से गया, उस टोटल अमाउंट को मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट? परचेस प्राइस, मतलब कि उस इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जो अमाउंट पेड किया उसको बोलते हैं परचेस प्राइस। अगर मैंने वो इन्वेस्टमेंट किसी ब्रोकर के थ्रू परचेस किया तो उस ब्रोकर को मुझे क्या पे करना पड़ेगा, ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा। या फिर मैंने कुछ किसी एजेंट के थ्रू परचेस किया तो उसको मुझे कुछ कमीशन या फिर फीस पे करनी पड़ेगी। और मैं जो इन्वेस्टमेंट परचेस करूंगा उसके लिए मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं स्टैंप ड्यूटी। तो ये सारे अमाउंट मेरे पॉकेट से गए उस इन्वेस्टमेंट को खरीदने में, अक्वायर करने में, लेने में। तो ये सारे अमाउंट को एडअप करके जो टोटल अमाउंट मेरे पॉकेट से जाएगी उसे मैं क्या कहूंगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहूंगा। अब इसका अपोजिट क्या होगा, बोलो, कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद ली तो मुझे उसको फ्यूचर में सेल भी करना पड़ सकता है माय डियर। अगर मुझे पैसे की नीड रहेगी या फिर मेरे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो बोलते हैं ना रेट, उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है, मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूं, बोलो माय डियर, उसको मैं सेल भी कर सकता हूं। तो जब मैं सेल करने चाहूंगा तो सेल के टाइम मुझे कितना पैसा मिलेगा, तो मैंने जितने में सेल किया सेलिंग प्राइस वो आ जाएगी, उसमें से मैं क्या करूंगा, ब्रोकरेज को लेस करूंगा, फीस कमीशन को लेस करूंगा, स्टैंप ड्यूटी को लेस करूंगा। तो सेल करते वक्त अदर एक्सपेंसेस को क्या हम कर देंगे, लेस कर देंगे सेलिंग प्राइस में से, क्योंकि ये अदर एक्सपेंसेस हमें मिलेंगे नहीं, हमारे पास से जाएंगे, आउट, गोज आउट। तो ये सारे अदर एक्सपेंसेस को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो जो अमाउंट आएगी उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स बोलूंगा माय डियर। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट,
अब हम बात करेंगे वैल्यूएशन की, इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन, दिस इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट और एट अ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस एट द एंड ऑफ द ईयर। जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, जब हम अपने अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो एट द एंड हमें अपने इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन करना पड़ता है। तो वैल्यूएशन हम कैसे करेंगे, हमें देखिए क्वेश्चन में दो प्राइस दी रहेगी, हमें क्वेश्चन के अंदर मार्केट प्राइस दी रहेगी, कॉस्ट प्राइस दी रहेगी। तो दोनों प्राइस में से जो छोटा प्राइस होगा विच एवर इज लेस और लोअर, उस अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे और उसी अमाउंट के ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, वैल्यूएशन कर देंगे। ओके, तो ध्यान देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों में से जो छोटा रहेगा विच एवर इज लोअर, वही मेरा क्या होगा, वैल्यूएशन का अमाउंट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसे करोगे। दिस इन्वेस्टमेंट आर वैल्यूड एट अ कॉस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान देना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन ऑलवेज किसके ऊपर होता है, कॉस्ट के ऊपर होता है। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, देखिए हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम वो इन्वेस्टमेंट दो चीजों में कर सकते हैं, उसके भी टू टाइप्स होते हैं। पहला क्या होता है, फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज, दूसरा होता है वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज। मतलब कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, चाहे वो शॉर्ट हो चाहे वो लॉन्ग हो, मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है, मैं वो इन्वेस्टमेंट टू वेज में कर सकता हूं, दो चीजों में कर सकता हूं। ठीक है, मैं अपना इन्वेस्टमेंट दो चीजों में कर सकता हूं। तो पहला इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा, बोलो, फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज में हो सकता है, या फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट कहां पे होगा, बोलो माय डियर, वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज में हो सकता है। अब ये फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ इनकम इज फिक्स्ड इज कॉल्ड एज फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज। मतलब कि मैंने ऐसे जगह पर अपना पैसा लगाया है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है जहां से मुझे क्या आती हो, फिक्स्ड इनकम आती हो। वहां का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स होगा और वहां का जो डेट ऑफ इनकम होगी, जो मुझे इनकम मिलती जिस डेट को, वो डेट ऑफ इनकम भी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फिक्स्ड होगा और डेट ऑफ इनकम भी फिक्स्ड होगा, और मुझे सामने से टाइम पर मुझे वो मेरी रिटर्न्स, मेरी इनकम मुझे मिलती रहे। तो वैसे जगह पर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे इन्वेस्टमेंट को मैं क्या बोलूंगा, फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज। अब इसके एग्जांपल क्या हो सकते, देखिए जरा इसके एग्जांपल क्या होंगे, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर ऐसे चीजों में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऐसे चीजों में इन्वेस्टमेंट करने से आपको सामने से जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां से आपको एक फिक्स्ड इनकम आएगी, एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा आपको। ओके, सही समय पे आपको सामने से इनकम आती रहेगी, रिटर्न्स आती रहेगी। तो अगर आपने डिवेंचर में पैसा लगाया है, बॉन्ड्स में पैसा लगाया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको एक फिक्स्ड टाइम, एक फिक्स्ड पीरियड पे आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट, फिक्स्ड इनकम आपको आती रहेगी। तो ऐसे चीजों में पैसा लगाने से, इन्वेस्टमेंट करने से आपको बैठे बैठे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स्ड टाइम पे आपको रिटर्न्स मिलता रहेगा। तो ऐसे चीज में हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो इसे कहते हैं फिक्स्ड अर्निंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट माय डियर अगला, वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ इनकम आर नॉट फिक्स्ड इज कॉल्ड एज वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज। जस्ट ये फिक्स्ड का अपोजिट होता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, नॉट अ फिक्स्ड। ओके, तो ऐसे जगह पे आपने पैसा लगाया, ऐसे जगह पे आपने इन्वेस्टमेंट किया जहां से फिक्स्ड इनकम नहीं आती है, हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, कभी ज्यादा कभी कम। तो ऐसे जगह पे आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, वैसे इन्वेस्टमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज वाला इन्वेस्टमेंट। एग्जांपल क्या है, बोलो, इक्विटी शेयर्स। अगर आपने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं तो आप वहां से होप मत रखिए कि आपको वहां से फिक्स्ड डिविडेंड मिलेगा। तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब होता है कि आपका डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग होगा, कभी आपको डिविडेंड कभी कम कभी ज्यादा। अगर कंपनी को ज्यादा लॉस हो गया तो आपको डिविडेंड नहीं भी दे सकती, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, आपका इनकम फ्लक्चुएट हो रहा है, वेरिएबल है। तो ऐसे जगह पर इक्विटी शेयर्स में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये क्या हो जाएगा, बोलो माय डियर, ये आपका हो जाएगा वेरिएबल अर्निंग सिक्योरिटीज। नेक्स्ट अगला कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, चलिए।
इंटरेस्ट और डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जब आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, सम्स को सॉल्व करोगे, तो ध्यान देना इंटरेस्ट आपको हमेशा निकालना पड़ेगा। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन पे आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे माय डियर? इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। सपोज फॉर एग्जांपल आपको डिवेंचर का फेस वैल्यू दिया 100 रुपीज, तो क्या करोगे? 100 रुपीज के ऊपर आप क्या करोगे? इंटरेस्ट की वर्किंग करोगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करोगे। ओके, ठीक है। तो ध्यान देना फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के ऊपर ही आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वर्किंग करनी है। नेक्स्ट अभी देखिए जरा पॉइंट नंबर 9 एंड 10 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, कम इंटरेस्ट एंड द एक्स इंटरेस्ट। ये दो जो टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। देखिए कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? सिंपल, एकदम सिंपल सरल भाषा में कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसी अमाउंट जिसके अंदर क्या हो? इंटरेस्ट इंक्लूडेड हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कम इंटरेस्ट। इट इज इंक्लूसिव ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट। इट इज इंक्लूसिव ऑफ अक्रूड इंटरेस्ट मतलब कि ऐसी अमाउंट जिसके अंदर इंटरेस्ट क्या हो? एडेड हो, इंक्लूडेड हो, उसे कहते हैं कम इंटरेस्ट। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी पर्सन से डिवेंचर्स परचेस किए, राइट? मैंने किसी पर्सन से डिवेंचर परचेस किए, ओके। तो मुझे उसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको मुझे कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा जितने का इन्वेस्टमेंट रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि मैं उसको जो अमाउंट पे कर रहा हूं, जिसे मैंने खरीदा है, ठीक है, तो उसको मैंने डिवेंचर का जो अमाउंट है वो तो दूंगा ही, अगर मैं उसको उसके साथ में इंटरेस्ट भी दे रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि मैंने उससे डिवेंचर्स खरीदे, मैंने उससे इन्वेस्टमेंट खरीदा, ठीक है। तो अब देखो कंपनी करती क्या है, कंपनी तो साल में 2 बार, साल में 1 बार, साल में 4 बार, इस तरह से आपको एक फिक्स्ड टाइम पे आपको क्या करती है? इंटरेस्ट देती है, ठीक है। अब लेकिन अब बीच में मैंने किसी से परचेस किया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, लेकिन अब कंपनी तो जो इंटरेस्ट देगी वो तो अपने टाइम पे देगी, ठीक है, बट मैंने क्या किया? बीच में परचेस किया, तो जिससे मैंने परचेस किया, ठीक है, तो उसको मैं डिवेंचर का जो अमाउंट है वो तो दिया मैंने, ठीक है, बट जब उस डिवेंचर का जब इंटरेस्ट आएगा तो अब तो डिवेंचर की होल्डिंग तो मेरे पास है, तो जब भी डिवेंचर के ऊपर जब इंटरेस्ट मिलेगा जिस डेट को, ड्यू डेट को, तो उस डेट को तो डिवेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो मुझे मिलेगा, ठीक है। तो सपोज साल में 2 बार इंटरेस्ट मिलता है 6 मंथ पे, ओके। तो अब हो सकता है कि जो मैंने डिवेंचर खरीदे हैं, हो सकता है कि वो डिवेंचर 3 मंथ सामने वाली पार्टी के पास रहा होगा, ठीक है। अब मैंने उससे खरीद लिया तो नेक्स्ट 3 मंथ वो मेरे पास रहा है, ठीक है। तो 3 महीने सामने वाली पार्टी ने रखा और 3 महीने मैंने रखा, लेकिन जब मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, अब मैंने खरीदा तो इंटरेस्ट मुझे मिलेगी क्योंकि उस डिवेंचर की होल्डिंग मेरे पास है, ठीक है। तो 6 मंथ खत्म हो गए, अब डिवेंचर की होल्डिंग मेरे पास है, मेरे पास है, तो कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी, तो मुझे 6 मंथ का इंटरेस्ट देगी। लेकिन अब वो जो 6 मंथ है, 6 मंथ में 3 मंथ की होल्डिंग तो सामने वाली पार्टी ने रखी थी, और आफ्टर 3 मंथ मैंने उसे खरीद लिया, तो 3 मंथ की होल्डिंग मेरे पास है। तो जब मैं उसे खरीदने जाऊंगा, जब मैं उस सामने वाली पार्टी, जब मैं डिवेंचर्स इन्वेस्टमेंट खरीदने जाऊंगा, तो वो मुझे क्या बोलेगा कि सर देखिए 3 मंथ की होल्डिंग मेरे पास थी, तो 3 मंथ का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए, फिर नेक्स्ट जो 3 मंथ होगी वो आप रखोगे तो उसका इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी तो इंटरेस्ट 6 मंथ के बाद देगी, आप तो मुझसे अभी इन्वेस्टमेंट खरीद के लेके जा रहे हो, तो एक काम करो, मुझे आप डिवेंचर की जो कॉस्ट, जो प्राइस है वो भी दे दीजिए, और साथ में मुझे 3 मंथ का इंटरेस्ट भी दे दीजिए, क्योंकि आपको तो आफ्टर 6 मंथ आपको तो ऑन द ड्यू डेट आपको तो कंपनी इंटरेस्ट देने वाली है, ठीक है। लेकिन 3 मंथ की होल्डिंग मेरी थी और 3 मंथ की आपकी थी, तो मुझे आप क्या कीजिए? 3 मंथ का इंटरेस्ट मुझे आप एडवांस में दे दीजिए, उसको बोलते हैं एक्रूड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट, ओके। तो उस वक्त जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस कर रहा था, तो उस वक्त मैंने उस वेंडर को जिससे मैंने खरीदा वो इन्वेस्टमेंट, उसको मैंने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस भी दी, साथ में उसको मैंने इंटरेस्ट भी दे दिया 3 मंथ का, क्योंकि मुझे फ्यूचर में तो कंपनी देने वाली है, तो मैंने उसको 3 मंथ का एक्रूड इंटरेस्ट भी दे दिया मैंने उसको, ठीक है। तो मैंने उसको जो टोटल अमाउंट पे किया, अगर उस टोटल अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड रहेगा तो उसे मैं क्या बोलूंगा? कम इंटरेस्ट बोलूंगा। बट अगर मैंने सामने वाली पार्टी को, जहां से मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस किया, अगर मैंने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा,
ठीक है, या फिर उस टोटल अमाउंट में जो मैं उसको पे कर रहा हूं, अगर उसके अंदर इंटरेस्ट एडेड नहीं रहेगा, एक्सक्लूडेड रहेगा, एक्सक्लूसिव रहेगा, तो उसे मैं क्या बोलूंगा, एक्स इंटरेस्ट बोलूंगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि जो मैं टोटल अमाउंट पे कर रहा हूं सामने वाले सेलर को, जो इन्वेस्टमेंट मुझे सेल कर रहा है, अगर उस टोटल अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट एडेड होगा तो उसे कम इंटरेस्ट बोलेंगे, और मैं जिसको अमाउंट पे कर रहा हूं अगर उसके अंदर इंटरेस्ट एडेड नहीं रहेगा, इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड रहेगा, तो उसको मैं बोलूंगा एक्स इंटरेस्ट। ओके, चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट, अगले कुछ कॉन्सेप्ट देखते चलिए। कॉन्सेप्ट नंबर 11, बोनस शेयर। व्हाट इज बोनस शेयर? बोनस शेयर आपने बहुत पढ़ा रहेगा 11th 12th में एसपी में, ठीक है। सो माय डियर, व्हाट इज बोनस शेयर? दीज शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर्स इशू करती है फ्री में लेके जाओ, तो वैसे शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। तो ध्यान देना, बोनस शेयर किसको मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे, जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर होंगे, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग करंट शेयर होल्डर होंगे, उनको ही कंपनी क्या इशू करेगी, बोनस शेयर। और ये बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलते हैं। इसके लिए शेयर होल्डर लोगों को, कंपनी को कुछ भी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। अगला की कॉन्सेप्ट, what is right share my dear? These shares are offered by the company to their existing shareholder to purchase rights share at a discount। अब ये जो राइट शेयर होते हैं ये भी कंपनी इशू करती है, किसको, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, करंट शेयर होल्डर, जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर की लिस्ट में जिनका नाम है, उनको कंपनी क्या करती है, राइट शेयर इशू करती है। लेकिन ध्यान देना, राइट शेयर के लिए आपको कुछ ना कुछ तो अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो राइट शेयर कंपनी इशू करती है रीजनेबल प्राइस पे, एट अ डिस्काउंट पे इशू करती है, ठीक है, कुछ आपको डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो ऐसे शेयर्स जो डिस्काउंट पे इशू होते हैं, किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। तो वो जो शेयर इशू किया कंपनी ने, वैसे शेयर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, राइट शेयर्स। Next, point number 13. Interest should always be calculated on the opening balance, purchase, sell, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। ध्यान देना, जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर, तो ध्यान देना वहां पे आपको हमेशा आपको एक्रूड इंटरेस्ट की वर्किंग करनी पड़ेगी। जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, ठीक है, परचेस किया, सेल किया, ओके, ओपनिंग बैलेंस को लिखा, क्लोजिंग बैलेंस को लिखा, तो आपको हर एक स्टेप पे आपको एक्रूड इंटरेस्ट की आपको वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन कब, इफ द डेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डिफरेंट। ओके, ट्रांजैक्शन का डेट अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिसीव्ड करने का डेट अलग है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर करो, सिंपली मेरा क्या कहने का मतलब है कि जब आप ट्रांजैक्शन करोगे, चाहे वो परचेस का हो, चाहे वो सेल का हो, ओपनिंग बैलेंस हो, क्लोजिंग बैलेंस हो, आपको ईच एंड एवरी स्टेप पे आपको एक्रूड इंटरेस्ट का आपको वर्किंग करना पड़ेगा। तो ये था आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के ऊपर थियरी एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो इस थियरी एस्पेक्ट्स के बेस पर, इसके नॉलेज के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।